अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने जस्टिस अतहर मिनल्ला की तरफ से फ़ैसला लिखने में ताख़ीर पर एक नोट तहरीर कर दिया है। अपने एक फ़ैसले में काज़ी साहब ने नोट तहरीर किया है जिसमें वो जस्टिस अतहर मिनल्ला के फ़ैसले को देर से लिखने पर उन्होंने ऐसा किया है। ये सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदलिया की तारीख़ में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि कोई भी जज अपने साथी जज की कोई भी बात है तो वो उसे फ़ैसले में तहरीर कर दे। इससे वाज़ेह होता है कि काज़ी साहब कितनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला से, और उसकी जो वजूहात अब तक हमने केसेस में या रिमार्क्स की सूरत में देखी हैं वो हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा रिमार्क्स और सबसे ज़्यादा जो इख्तिलाफ़ात सामने आए वो मखसूस नशिस्तों के केस में नज़र आए, जिसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला हमेशा कानून, आइन और इंसाफ के साथ खड़े रहे, जबकि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा हमेशा इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और एक्सटेंशन के साथ खड़े रहे। यही वजह है कि अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उन्होंने एक नोट तहरीर कर दिया है। तफसीलात ये हैं कि इस्लामाबाद में फ़ेडरल एक्साइज़ एक्ट 2005 से मुतालिक तनाज़े के केस में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने इजाफ़ी नोट जारी कर दिया। इजाफ़ी नोट में लिखा कि अच्छी प्रैक्टिस और कानून का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल करके फ़ौरी फ़ैसला जारी किया जाए। 6 दिसंबर 2023 को समाअत मुकम्मल करके फ़ैसला लिखने के लिए जस्टिस अतहर मिनल्ला को मामला भेजा गया, लेकिन फ़ैसला लिखने में 6 माह यानी 223 कीमती दिन लग गए। ऐसी तहरीर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने की है। अब ये बात वो सुप्रीम कोर्ट में होते हुए भी कह सकते थे। उनकी कई मुलाकातें यकीनन होती होंगी, बेंच में भी वो साथ बैठे हुए होते हैं, तो ये इस तरह कर सकते थे। एक तो काज़ी साहब इंसाफ और कानून का अल्फाजों के लिहाज से बड़ा साथ दे रहे होते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं रहता कि जब तहरीक इंसाफ के केसेस, तहरीक इंसाफ की पिटीशन जब उनके सामने दायर की जाती हैं तो वो उन्हें लगाते ही नहीं हैं समाअत के लिए। बीच में आपके इल्म में होगा कि तहरीक इंसाफ ने निशानदही भी की थी, मगर काज़ी साहब ने ये कह दिया था कि हामिद ख़ान साहब को सब पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से जल्दी केसेस को लगवाया जाता है। उसके बाद हामिद ख़ान साहब ने कहा कि मैंने अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन भी कई हफ्तों पहले लगा दी, मगर उसे चीफ साहब फिर भी नहीं लगा रहे। अब वहाँ काज़ी साहब को इंसाफ कानून दिखाई नहीं देता, यहाँ बहरहाल उन्होंने कह दिया है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने 18 जुलाई को मामला मेरी तरफ भेजा और मैंने 19 जुलाई को ही नोट लिख दिया। बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मेरा अपने साथी जजेस को केसेस के जल्द फैसले करने की याद दहानी ना कराना अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में गफलत के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने मज़ीद कहा कि मुल्क के दीगर इदारों की तरह जजेस भी काबिल एहतसाब हैं। माकूल वक्त के अंदर फ़ैसले जारी करना इंसाफ की फराहमी है। इंसाफ में बहुत ज़्यादा ताख़ीर इंसाफ के हुसूल से इनकार है। ताख़ीर इंसाफ के हुसूल से इनकार है अगर इंसाफ में ताख़ीर की जाए। बिल्कुल वो तो इन्होंने सही कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, लेकिन साथ में काज़ी साहब ये भी है कि जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बरीड, तो उसमें भी आप इतना जल्दी ना किया करें, थोड़ा सा देख लिया करें। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि अदाकार ताहिर अंजुम तशद्दुद केस में मुलजिमा अनीला रियाज को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है।
اس معاملے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی یہ انیلا ریاض عرف نیلی پری یہ تحریک انصاف کی کارکن ہیں اور تحریک انصاف کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا۔ یہاں تک کہ یہ جو اداکار ہیں طاہر انجم، انہوں نے تو وہیں پر بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف فضولیات بکیں، بلکہ میں تو کہوں گا بغیر ثبوت کے۔ اور اب یہ کہانی کھل کر سامنے آئی ہے کہ یہ ان دونوں کی ملی بھگت تھی۔ ان دونوں نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا کہ طاہر انجم پر انیلا ریاض تشدد کرے گی، اور اس سے انیلا ریاض کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کہے گی کہ یہ جو طاہر انجم ہے یہ نون لیگ کا رہنما ہے اور ان کے کلچرل ونگ کا رہنما ہے، اس لیے اس کو مارا ہے۔ تو اس نے یہ کہا انیلا ریاض نے کہ میں نے طاہر انجم کو اس لیے مارا کہ یہ عمران خان کے خلاف فضول باتیں کہا کرتا ہے۔ اس پر میں تحریک انصاف سے مخصوص نشستوں میں سے کوئی ایک سیٹ حاصل کر لوں گی پنجاب اسمبلی کی، اور اس کے بدلے میں انجم ریاض مار کھانے کے بدلے میں وہ نون لیگی قیادت کے زیادہ قریب ہو جائے گا کہ جی مجھے نون لیگی کارکن نے مارا ہے اور اس کی وجہ عمران خان تھے اور ادھر نواز شریف تھے، کہ چونکہ میں نواز شریف کی حمایت میں عمران خان صاحب کے خلاف بولتا ہوں اس لیے مجھے مار پڑی ہے۔ اب بہرحال یہ سامنے آ چکا ہے کہ یہ سب کہانی ایسے ہی تھی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمر ایوب خان نے گزشتہ روز عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اور باہر آ کر انہوں نے بیان دیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسی سال دسمبر میں الیکشن ہوں گے اور عوام الیکشن کی بھرپور تیاری کریں۔ اب یہ بیان عمران خان صاحب نے کیوں دیا؟ اور یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب نے جو بھی بیان دیا، جو بھی پیشن گوئی کی، وہ پیشن گوئی ہی ہوتی ہے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے۔ وہ جو پیشن گوئی اب تک کرتے ہوئے آئے ہیں وہ سب کی سب سچ ثابت ہوئی ہے، لہٰذا اس پیشن گوئی کو بھی اس میں کافی طاقت محسوس ہوتی ہے، اس میں سچائی محسوس ہوتی ہے پچھلی پیشن گوئیوں کے رزلٹ کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن حالات و واقعات جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوتی ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب نے اب تک جو کہا وہ حرف بہ حرف سچ ثابت ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ خان صاحب نے یہ کہا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں، یہ تمام چور لٹیرے اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ اکٹھے ہو گئے۔ عمران خان یا تحریک انصاف کے خلاف سب اتحاد بنا لیں گے۔ انہوں نے اتحاد پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی بنایا اور اب بھی یہ اتحاد میں قائم ہے، جس میں ایم کیو ایم بھی ہے، باپ پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، اور پی ڈی ایم کے دور میں تو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی ان کے ساتھ شامل تھی۔ دوسری بات عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن میں میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، عوامی مقبولیت میں یہ میرا مقابلہ اور تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ سو اسی طرح ہوا، یہ اکٹھے ہو کر بھی لڑے تو عمران خان صاحب اکیلے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں کلہ ہی کافی ہاں، تو ان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف اس وقت پاکستان آئے گا جب اسے مکمل یقین دہانی کروا دی جائے گی، جب مجھے پابند سلاسل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہوا، نواز شریف اکتوبر میں آیا جب عمران خان صاحب جیل میں مقید تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری پارٹی کو توڑا جائے گا، میرے لوگوں کو توڑا جائے گا، اسی طرح سے ہوا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ نواز شریف کے تمام کیسز ختم کیے جائیں گے، وہ تمام کیسز ختم ہوئے، اور اسی طرح پھر کہا گیا کہ پھر انہیں حکومت میں لا کر بٹھایا جائے گا، تو نواز شریف کو لا کر حکومت میں بٹھا دیا گیا، شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت بنا دی گئی۔ اسی طرح سے ایک لمبی طویل لسٹ ہے
अगर आप देखते जाएं तो खान साहब ने जो भी कहा वो सब सच साबित हुआ। और अब भी लगता यही है कि इसी तरह से होने जा रहा है। कुछ आगे पीछे हो सकता है 1-2 महीने, लेकिन चांसेस यही है। अब अगर इलेक्शन होते हैं इस वक्त तो क्या होगा? इस वक्त इमरान खान साहब की हैसियत, मकबूलियत वो 2024 से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? उसकी वजह ये है कि आवाम के सामने इन्होंने पहले भी खोखले दावे किए थे, झूठे वादे किए थे, झूठी तसल्लियाँ दी थी, झूठी कारकर्दगियाँ दिखाई थी कि हम हुकूमत में आएंगे तो ये कर देंगे और वो कर देंगे। अवाम ने इनकी एक कारकर्दगी जो पीडीएम हुकूमत के दौर में 16 माह में देख ली, उसमें इन्होंने अवाम को मायूस किया। और अब जो इन्हें लेकर आए हैं वो भी इनसे मायूस हैं, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि इन तिलों में तेल नहीं है। इन्होंने देख लिया कि ना ये अपनी इज्जत करवाना जानते हैं, ना इन्होंने लाने वालों की इज्जत में कोई इजाफा किया। और अवाम की हालत ये कर दी है, महंगाई की हालत ये हो गई है कि जो इमरान खान साहब के दौर में थी उससे दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। अब ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे आपको मैं बता चुका हूँ, आप खुद जानते हैं। बिजली के बिलों की हालत आपके सामने है, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, और इसी की वजह से तलाक़ें होना शुरू हो गई हैं, घरेलू झगड़े हो रहे हैं। क्यों? कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। खाने पीने की अशिया पर बेहद टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अब कल की खबर ये है कि पंजाब असम्बली के स्पीकर के लिए 10 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली गई है, और साथ में उनकी सिक्योरिटी के लिए भी 3-3 करोड़ रुपए की 2 गाड़ियां और खरीदी हैं। तो क्या पंजाब स्पीकर के पास पहले कोई गाड़ी नहीं थी? वो भी थी, वो भी अच्छी हालत में होती है, नई होती है। ये लोग इतने तो हैं नहीं कि ये पुरानी गाड़ियों पे गुजारा करें, लेकिन फिर भी गाड़ियां ली गई हैं। 16 करोड़ रुपए सिर्फ इस 3 गाड़ियों पर लगाए गए हैं। और उस वक्त जब आवाम की हालत ये है कि वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, मगर हुकूमत है कि वो टस से मस नहीं हो रही, उन्हें आवाम का कोई एहसास नहीं है। अब अगर इलेक्शन होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि अरशद शरीफ की शहादत का केस 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, और इस पर अज खुद नोटिस ले लिया गया है। ये 3 रुकनी बेंच इस अज खुद नोटिस की समाअत करेगा, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे, और उनके साथ दीगर 2 जजेस साहिबान में जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल होंगे। वाज़ेह रहे कि जून 2023 के बाद इस केस की समाअत नहीं हुई, और इस वक्त तकरीबन 13 महीनों के बाद ये केस दोबारा फिक्स हुआ है अज खुद नोटिस की शक्ल में, सूरत में। और अब आपको बताता चलूँ कि अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान के नामवर तरीन निडर तरीन सहाफ़ी अरशद शरीफ को दर्दनाक, बहीमाना और शफाकाना अंदाज से कीनिया में कत्ल कर दिया गया था, और इस तरह एक मासूम, बेगुनाह और बहादुर सहाफ़ी हमसे छीन लिया गया। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ और उनकी फैमिली को इंसाफ ज़रूर मुहैया करेगा, और कातिलों को, जो चाहे कीनिया में है या पाकिस्तान में है या इनके जो सहूलतकार हैं, उन्हें निशान इबरत बनाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।